और अब वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। चमोली के ऋषिगंगा तपोवन में आई आपदा को आज 20 दिन बीत चुके हैं। आपदा के बाद लापता हुए 204 लोगों में से 71 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। इसके साथ ही आपदा प्रभावित इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टनल में एसटीएफ की मुहाने तक का जो मंकिंग है वो हटा दिया गया है, यानी एसएफटी के मुहाने तक ये था, यानी रेस्क्यू तेजी से किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। प्रशासनिक टीमें यहां पे जुटी हुई हैं, जेसीबी के जरिए अलग अलग तरीकों से मशीनों का इस्तेमाल करके वहां से मलबा हटाया जा रहा है। कई शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं, कई लोग अब भी लापता है जिन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, जिन्हें तलाशा जा रहा है। संजय कुंवर हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, 20 दिन हो गए, 20 दिन बाद यहां का आलम क्या है? जी राजेश, मैं आपको बता दूं कि आज 21वां दिन जो है ये तपोवन आपदा का चल रहा है और अभी तक 72 शव जो है इस पूरी आपदा के दौरान अलग अलग क्षेत्रों से बरामद हो चुका है। और एक जो 71 के बाद जो 72वां शव मिला था वो विष्णुप्रयाग के नजदीक अलकनंदा के तट पे मिला हुआ है। कुल मिला के अब 72 शव अभी तक जो है आपदा बचाव दल ढूंढ चुका है और 132 अभी भी जो है लापता बताए जा रहे हैं और लगातार इंटर टनल में और ऋषिगंगा घाटी में सर्च और रेस्क्यू अभियान जारी है। अब संजय, कितना वक्त अभी और अनुमान लगाया जा रहा है, कितने दिन और लग सकते हैं? और अभी जो रेस्क्यू चल रहा है, जो मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, चूंकि कई जगह से पानी भी आ रहा है, किस तरह की दिक्कतें प्रशासनिक टीम के सामने आ रही हैं? राजेश जी, देखिए जो इंटर टनल है तपोवन में, ये जो है अब यहाँ से जो रेस्क्यू दल है वो डाउन की तरफ आ रहे हैं और लगभग जो शिफ्ट फ्लशिंग टनल है अब उसकी तरफ पहुंच रहे हैं। और वहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि जो मलबा और पानी का रिसाव है वो ज्यादा बाहर की तरफ को आने का खतरा है और इससे जो जोखिम नहीं उठाना चाहती है रेस्क्यू टीम की आगे बढ़ने का। जैसे ही ये पानी का रिसाव और अभी पंपिंग की प्रोसीजर चल रही है और जैसे ही ये थोड़ा रिसाव और पानी आना कम होगा उसके बाद ही जो है बचाव दल आगे बढ़ के जो 35 लोग जो एसटीएफ से आगे जो ढूंढ में है तो उन पे कार्रवाई की जाएगी और उनको ढूंढने की दोबारा खोजबीन की जाएगी। जी शुक्रिया संजय जानकारी के लिए। तो 21वां दिन है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मलबा हटाया जा रहा है। कई तरह की चुनौतियां प्रशासनिक टीम के सामने है, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पे रेस्क्यू जारी है, तेजी से किया जा रहा है ताकि और कई लोगों के फंसे होने की जो आशंका है उन तक पहुंचा जा सके। हालांकि अब तक 72 शव बरामद किए जा चुके हैं और अब भी कई लोग लापता है। तो चमोली आपदा का 21वां दिन है, राहत और बचाव कार्य यहां पे जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मलबा हटाया जा रहा है। 72 शव अब तक बरामद हो चुके हैं, कई अब भी लापता है लोग जिनकी तलाश जारी है। तो आपदा प्रभावित इलाके में चल रहे राहत और बचाव कार्यों के बीच एनटीपीसी ने जोशीमठ राजकीय इंटर कॉलेज में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर का फायदा कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी मिल रहा है। तो साथ ही शिविर में जरूरतमंद लोगों के लिए दवाओं के साथ चिकित्सकीय परामर्श भी दिया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा शिविर में इलाज के लिए आए लोगों ने शिविर को मददगार बताया। एनटीपीसी के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के कैंप आने वाले वक्त में इलाके में चलते रहेंगे ताकि लोगों तक राहत पहुंचती रहे। हम लोग लास्ट 3 दिन से हम लोग कॉलेजेस में जा के स्कूल में जा के बच्चों का रूटीन चेकअप कर रहे हैं। इसमें हम बच्चों की हियरिंग, बच्चों का विजुअल कितना अच्छा है और बच्चों को डाइजेशन कैसा है वगैरह चेक कर रहे हैं। और बच्चा अगर हेल्दी होगा तभी पढ़ेगा, तभी आगे ग्रोथ करेगा, तभी सक्सेस अचीव करेगा लाइफ में। तो मैक्सिमम बच्चे हेल्दी हैं हमारे गढ़वाल के, फूड हैबिट्स हम लोगों के अच्छे हैं काफ़ी। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य सरकार पर निशाना साधा। इस बीच उन्होंने सवाल उठाया कि 1 मार्च के गैरसैंण में राज्य सरकार का बजट सत्र आयोजित कर रही है 1 मार्च से, जिसमें विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस राज्य सरकार की नाकामियों को गिनाएगी। इस बीच उन्होंने दावा किया कि 4 साल की त्रिवेंद्र सरकार प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं कर पाई। चुनावी साल में जनता को गुमराह करने को लेकर एक बार फिर लुभावनी योजनाएं और वायदे किए जा रहे। इस दौरान ज्योत सिंह बिष्ट ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा, साथ ही तंज किया कि इन 4 साल में सरकार का डबल इंजन स्टार्ट ही नहीं हो सका।
देखिए, विपक्ष इस समय राज्य सरकार की नाकामियों वाले मुद्दे से लैस होकर के गैरसैंण के बजट सत्र में अपनी बात रखेगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामियों को उजागर करने के साथ 4 साल जो इस राज्य के अंदर विकास का पहिया पूरी तरह से जाम रहा, उसको जनता के सामने लाएगा। सरकार की हिम्मत ये नहीं है कि कम संख्या में होने के बावजूद विपक्ष का सामना कर सके। इसलिए 4 साल में राज्य के अंदर डबल इंजन घरघराने का काम करता रहा, ये एक कदम आगे नहीं चल पाया। और अब चुनावी वर्ष देख करके और मुख्यमंत्री जी की जो छवि पर पट्टा लगा है, दाग लगा है, उसको ठीक करने के लिए कुछ ऐसी योजनाओं की बात अखबारों में की जा रही है कि जिनकी शुरुआत इस चुनावी वर्ष में होना संभव नहीं है। ये ठीक बिहार पैकेज और बंगाल में 75 लाख नौकरियों जैसी बात है, 15 लाख का जुमला जैसी बात है। फरवरी महीने में 3 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ करके 200 रुपये और अधिक होने के और 794 रुपये पर सिलेंडर पहुंच गया। पहला सवाल। 3 से अधिक बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े और पेट्रोल 100 के पार, डीजल 90 के पार हो गया। और इन 2-3 चीज़ों के महंगे होने से हमारी जो गृहिणियाँ हैं वो फिर से वापस चूल्हा जलाने को मजबूर हो गई। और जो गरीब व्यक्ति है उससे बस का किराया महंगा होगा, सामान ढुलान महंगा होगा, तो चीज़ें महंगी होगी, तो वो महंगाई की मार से त्राहिमाम कर रहा है। एक है काम करने के 4 साल जो थे उसमें इन्होंने काम नहीं किया। अब लोगों को फिर से भ्रम फैला करके समझते हैं कि हम सत्ता हासिल कर लेंगे। एक टोटकों और भ्रम में जो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पैन कार्ड एक कर रहे हैं, ये आधार कार्ड, राशन कार्ड एक कर रहे हैं, ये कार्डों के खेल में सरकार को चला। हकीकत ये है कि ये जो आयुष्मान कार्ड है उसका लाभ कितने अस्पतालों में लोगों को मिल पा रहा है, कितने लोगों को, जो पकड़ और पहुंच वाले लोग हैं उनको तो लाभ मिल रहा होगा, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी पकड़ पहुंच नहीं है, उनको न तो राज्य सरकार के कार्ड का लाभ मिल पा रहा, न उनको केंद्र सरकार के कार्ड का लाभ मिल पा रहा। सुनील सोनकर हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हैं। सुनील, कांग्रेस अब पूरी तैयारी कर रही है सरकार को घेरने का, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि देखिए बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम और किसानों के मुद्दे पे लगातार सरकार पे हमलावर रही है। अब क्या रणनीति है कांग्रेस की? राजेश, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष दो सिंह बिष्ट का बयान है, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि 1 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित होना है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी पूरी तरीके से सरकार को घेरने का काम कर रही है। और उनका कहना है कि कई मुद्दे हैं, खासकर अगर प्रदेश के विकास की बात करी जाए तो 4 साल में विकास को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ नहीं किया। वहीं चुनावी साल होने के बाद लगातार घोषणाएं पे घोषणाएं की जा रही है, परंतु उसका कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही चुनावी साल आएगा तो ये घोषणा जब तक अमली जामा पहनेंगी तब तक चुनाव आ जाएगा। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं लोक लुभावने यहाँ पर ये घोषणाएं की जा रही है, जिसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जी, यानी सुनील, जो सत्र होने वाला है उसके भी पूरे हंगामेदार रहने के आसार हैं, विपक्ष ने पूरी तैयारी की है सरकार को घेरने की? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर 11 विधायक कांग्रेस के हैं और इसका ये साफ तौर पर कहना है कि जो विधानसभा जो बजट सत्र होगा गैरसैंण में, उसमें पूरी तरीके से कांग्रेस मुखर होगी और सरकार को कई मुद्दों पे घेरने की कोशिश करेगी। और बजट किस तरीके का होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि ये बजट लोग लुभावना जरूर होगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है। तो ऐसे में सरकार को जो 4 साल के कार्य किए गए हैं उन सभी मुद्दों को लेकर यहाँ पर विधानसभा जो सत्र होगा, जो बजट सत्र होगा, उसमें कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और हर मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। यानी सुनील, ये माना जाए कि अब जो सरकार के लिए ये मुश्किलें हैं वो ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि एक तो बजट भी आना है, दूसरा सत्र का आयोजन होना है और ऐसे कई मुद्दे मौजूदा वक्त में हैं जिसपे विपक्ष सरकार पे हमलावर रहा है। उसमें किसान भी केंद्र में रहे हैं, उसके केंद्र में महंगाई रही है, पेट्रोल डीजल के दाम रहे हैं। यानी कुल मिला के देखा जाए तो विपक्ष जो है वो पूरे चुनावी मोड में आ चुका है कि सरकार को अब घेरना है। जी बिल्कुल राजेश, ये आपने बात बिल्कुल सही कही कि चुनावी मोड पे विपक्ष है और क्योंकि ऐसे में कांग्रेस के 11 विधायक हैं, तो जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के नेता, आला नेता लगातार सड़कों पर उतरकर महंगाई अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अगर बजट सत्र होगा तो वहां पर भी कहीं ना कहीं उनको घेरने का काम किया जाएगा और कहीं ना कहीं जनता के सामने जो असली चेहरा भाजपा का है उसको रखने का काम किया जाएगा। उनका ये कहना है कि गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, डीजल और पेट्रोल 100 को पार कर गए हैं, तो ऐसे में मोदी सरकार ने जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। डबल इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पाया उत्तराखंड में, तो ऐसे में ये डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकना है और इसी को लेकर जनता के सामने इन सभी मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। विधानसभा से लेकर सड़कों तक कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और
2022 होगा वो कांग्रेस का होगा और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम प्रदेश की जनता करेगी। जी चलिए सुनील, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लूंगा। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उधर मसूरी में उत्तराखंड और भारत भंडार निगम की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बीच धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड का भंडार निगम 7 करोड़ के प्रॉफिट में है और कोरोना काल में भंडार निगम की तरफ से 25 लाख रुपए का विवेकाधीन कोष दिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि भंडार निगम में भर्तियां होनी है, जिसको लेकर 1 महीने के अंदर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इस बीच धन सिंह रावत ने बताया कि 4 प्रदेशों का अन्य देशों में टूर प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, जिसमें भंडार निगम को लेकर अन्य देशों में हो रहे काम का अध्ययन किया जाएगा। उत्तराखंड भंडार निगम की और हमारे भारत सरकार के भंडार निगम की एक संयुक्त बैठक आज एयरपोर्ट में है और ये हमारी त्रैमासिक बैठक है। भंडार निगम हमारा उत्तराखंड का लगभग 7 करोड़ रुपये प्रॉफिट में इस साल और अच्छा काम हमारे भंडार निगम में हो रहा है। कोविड में भी हमने 25 लाख रुपए अपने विवेकाधीन कोष मुख्यमंत्री के लिए कोष में भेजे थे। हम एक तो जितने पदों की अभी यहाँ भर्ती होगी, आज हमने तय कर दिया है कि 1 महीने में सभी की जो है विज्ञापन निकल जाएगा और नई नियुक्तियाँ की जाएगी। दूसरा निर्णय किया हमने कि हम एक टूर प्रोग्राम जो है 4 प्रदेशों का अपने लोगों को भेजेंगे, जिसमें कि वो वहाँ के अच्छे काम जो करेंगे उनका भी अध्ययन कर पाएंगे। सुनील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील, इस बैठक में क्या कुछ हुआ, चूंकि कई तरह की बातें कही गई भंडारण निगम की इस बैठक में? सुनील, आप सुन पा रहे हैं? तो सुनील तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन भंडारण निगम की बैठक हुई और उसमें कई फैसले लिए गए, कई बातों का जिक्र किया गया। धन सिंह रावत इसमें पहुंचे थे। जल्द विभाग में भर्तियां भी होंगी, यह भी उन्होंने कहा। तो भंडारण निगम की ये महत्वपूर्ण बैठक थी और जल्द इस विभाग में भर्तियां भी होंगी, यह भी कहा गया। तो धन सिंह रावत इस बैठक में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि जल्द ही इस विभाग में भर्तियां भी की जाएंगी। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर किसानों ने विरोध दर्ज करने का नया तरीका अपनाया। दरअसल काशीपुर में कुछ किसानों ने अपनी ही खेत में लगी फसल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। इस बीच किसानों ने अपने खेतों की फसल को खुद से ही बर्बाद किया। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों की समझाने पर फिलहाल किसान रुक गए, लेकिन किसानों में गुस्सा है और ऐसी तस्वीरें पिछले कई दिनों में देश के कई हिस्सों से सामने आई, जहां खुद किसान ने अपनी ही फसल को नष्ट कर दिया। मुझे किसी किसान ने फ़ोन करा था कि वो सरदार अवतार सिंह जी अपनी गेहूं की फसल जोत रहे हैं। हमें बड़ा दुख हुआ। अनाज जोतना जो है ये भी अच्छा कर्म नहीं है। हमने इनको समझाया बुझाया, बड़े निहोरे करे। हमें इनके बहुत आभारी हैं कि ये मान के बात को गेहूं जोतना बंद कर दिया। दूसरे इन्होंने सारी बात आपको बता दी जो हमारे साथ आगे को होना है। अब जो बना रखे हैं हमारे जो करता धरता वो करेंगे, जो हमारे वो दूसरे क्या नाम उनका संयुक्त मोर्चे नहीं, वो अपने अब कंपनी अडानी बुरानी वो हमें बीज देंगे, ये वो हमें पता है हमारी ज़मीन में क्या होना है। फसल नष्ट करना ही अब हमारा उद्देश्य बताया, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है कि सरकार हमारी जो बातें हैं वो मान नहीं रही। जो हम लोग जिस कानून जो हमने मांगा ही नहीं था वो हमारे ऊपर थोपा गया है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। बाकी मैं आप लोग बाबा जी प्रताप जी का धन्यवाद करता हूँ और किसान यूनियन के अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ। बार बार हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि किसान नहीं है, तो उनको ये बात बताई है कि हम किसान हैं और हम जानते हैं इन बिलों में क्या है। हम जानते हैं कि ये जब इनके हाथ में सारी खेती चली जाएगी तब ये शुरुआत में ही हमें बहुत महंगे बीज देंगे। बाज़ार में कोई दूसरा बीज देने वाला नहीं होगा, कोई दूसरा दवाई देने वाला नहीं होगा। सारे बीज और दवाइयाँ ये हमें देंगे और ये बताएंगे कि किस खेत में आपने क्या बोना है, उनके हिसाब से हम खेती करेंगे। अब जब खेती का उत्पादन हम कर लेंगे तब ये उस हमारे अनुबंध के हिसाब से हमें रेट नहीं देंगे और ये कहेंगे कि ये इस खेती का में जो है दाना छोटा है, दाना काला है, दाना पीला है। इस तरह मानकों पे पूरा आपका खेत नहीं उतर रहा।
डोईवाला में कई दिन के संघर्ष और तमाम राजनीतिक पार्टियों के आंदोलन के बाद अब लोगों को टोल टैक्स में राहत दी गई है। टोल टैक्स वसूल कर रही कंपनी रिद्धि सिद्धि राजस्थान के अधिकारियों ने डोईवाला को टोल से राहत देने का ऐलान किया। बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष विनय कटवाल, जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी और तमाम बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में टोल प्लाजा के अधिकारी दीपक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी। डोईवाला वासियों को टैक्स में छूट दी गई। डोईवाला क्षेत्र की होनी चाहिए। टोल रिद्धि सिद्धि का संचालक बोल रहा हूँ और स्थानीय मांग को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत वाहनों को जो 275 पे यहाँ पे शुल्क है उसको मैंने मार्च से फ्री करवा दिया है। उसमें आपको कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आपको सर्वप्रथम गाड़ी के अंदर फास्टैग अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। अगर वो नहीं होगा तो उसको कोई इस तरह की सुविधा नहीं मिलेगी। फास्टैग लगवाने के पश्चात आपको गाड़ी लाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ गाड़ी में फास्टैग होना चाहिए। उसके साथ हमारे यहाँ पे टोल पे आना पड़ेगा। आपका वोटर आईडी जो डोईवाला क्षेत्र का होना चाहिए और गाड़ी की आरसी जो कि डोईवाला क्षेत्र की होनी चाहिए, उनकी केवाईसी नोट की जाएगी और उसको हमारे कंप्यूटर से अपडेट किया जाएगा। उसके बाद ये सुविधा आपकी व्यक्तिगत वाहन के लिए ही मिल पाएगी। डोईवाला क्षेत्र का होना चाहिए। टिहरी के चंबा लाइन पुलिस में एसएसपी ने मॉडल पुलिस लाइन और स्मार्ट बैरिकेड्स का उद्घाटन किया। दरअसल पुलिस महानिदेशक के निर्देश के बाद टिहरी में भी पुलिस थानों और चौकियों को अपग्रेड किया जा रहा है और पुलिसिंग को बेहतर बनाने और आम जनता के साथ समन्वय के लिए जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं एसएसपी का कहना है कि पुलिसिंग को बेहतर और स्मार्ट करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं और जन संवाद कार्यक्रम के जरिए जनता और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। हमारे कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक मॉडल पुलिस लाइन का उद्घाटन किया गया। इसी क्रम में माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के भी निर्देश हैं और हमारे जिले के समस्त थाने और चौकियों का अपग्रेडेशन किया जा रहा है और जो लिविंग कंडीशंस हैं उनको सुधार के स्मार्ट बैरिक्स की परिकल्पना की जा रही है। तो स्मार्ट बैरिकेड्स पुलिस थानों को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अलावा आम जनता और पुलिस के बीच में समन्वय बना रहे, इसको लेकर भी तालमेल बिठाया जा रहा है, बात की जा रही है, संवाद किया जा रहा है, संपर्क किया जा रहा है, कार्यक्रम किए जा रहे हैं, बैठकें की जा रही हैं ताकि लोग भी पुलिस का पूरा सहयोग करें। तो पुलिस थानों को अपग्रेड किया जा रहा है और तालमेल बेहतर करने पर फोकस रखा जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है। स्मार्ट बैरिकेड्स का उद्घाटन किया गया है और पुलिस थानों, चौकियां, इन्हें अपग्रेड किया जा रहा है ताकि टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा जा सके, लोगों से भी जोड़ा जा सके, लोगों और पुलिस के बीच में संवाद हो सके। और उत्तराखंड के सीमांत इलाके जोशीमठ में मौसम एक बार फिर बदल गया है। यहां देर रात ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई। वहीं बारिश और बर्फबारी के चलते निचले इलाकों में भी शीतलहर बढ़ गई है। इस बीच किसानों ने भी बारिश पर खुशी जाहिर की और कहा कि बारिश फसलों के लिए बेहतर साबित होगी। बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ में 2 इंच मोटी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। तो मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। उत्तराखंड के कई इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। लोगों के लिए एक राहत भरी खबर, चूंकि मौसम में यहां पे बदलाव देखा गया। किसानों ने भी इस पर खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि बारिश फसलों के लिए फायदेमंद होगी। निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ चुकी है, मौसम का मिजाज यहां पे बदला है। तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी हुई, निचले इलाकों में इस वजह से शीतलहर बढ़ चुकी है, ठंड बढ़ चुकी है, तापमान में कई जगह गिरावट दर्ज की गई है। तो जोशीमठ में एक बार फिर मौसम ने करवट ली। संजय कुंवर हमारे संवाददाता। संजय, किस तरह का मौसम, चूंकि एक बार फिर यहाँ पे मौसम ने करवट ली है, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। जी राजेश, देखिए सुबह देर रात से ही जो यहाँ पे मौसम ने करवट बदली और सीमांत जोशीमठ के जो उच्च हिमालय क्षेत्र है वो लगातार वहाँ पर बर्फबारी चल रही है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और चिनाब घाटी में अभी भी बादल लगे हुए हैं और देर रात से लगातार वहाँ पे बर्फबारी हो रही है। और बद्रीनाथ की बात की जाए तो अभी 3 से 4 इंच जो है यहाँ पे बर्फबारी हो चुकी है और निचले इलाकों में जोशीमठ के नगर क्षेत्रों में रुक रुक करके हल्की बारिश जारी है। जी शुक्रिया संजय जानकारी के लिए। तो मौसम ने मिजाज बदला है, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है। मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्र संघ ने
कॉलेज के बाहर गैर कानूनी रूप से खड़े दोपहिया वाहनों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। उन्होंने कॉलेज के बाहर काफी समय से खड़े दोपहिया वाहनों को उठाकर मेन रोड पर रख दिया और स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार कॉलेज परिसर के बाहर गैर कानूनी तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पे वाहन खड़े कर दिए गए, जिनसे कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। इनको हटाने के लिए लगातार पुलिस और कॉलेज प्रशासन से मांग की जा रही थी, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिसके बाद छात्र संघ के छात्रों ने छात्र नेता जो है नवीन शाह के नेतृत्व में कॉलेज के बाहर खड़े वाहनों को उठाकर दूसरी जगह रख दिया। छात्र नेता ने कहा कि कॉलेज के बाहर किसी भी तरह की अवैध रूप से की गई पार्किंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कि जो हमारा एमपीजी महाविद्यालय है उसके बाहर काफ़ी लंबे समय से कई वाहन खड़े थे जो अवैध रूप से लगे हुए थे, और हमने इसके विरोध में कॉलेज प्राचार्य और प्रशासन को भी ज्ञापन दिए और हमने काफ़ी टाइम से हमने इस पर मांग थी, जिसमें हमने कॉलेज छात्र संघ और छात्र नेताओं ने मिलकर जो एक अवैध रूप से वाहन लगे थे इनको अपने आप स्वयं उठा के इन्हें अन्य स्थान पर रख दिया है। और इसके बाद हमने जो हमारे महाविद्यालय में काफ़ी समय से पुलिस फोर्स आ रखी है और जिससे जो कॉलेज का माहौल है वो ख़राब हो रहे हैं, छात्र छात्राएं आ रही है और वहाँ कॉलेज में उनके कपड़े सूख रही है। ये कॉलेज का माहौल नहीं है। इसके विरोध में हमने प्रशासन और कॉलेज प्राचार्य को फिर ज्ञापन दिया। अगर 1-2 दिन के अंदर ये नहीं हटते हैं तो हम जो एक प्रशासन के द्वारा जो ठहराए गए पुलिसकर्मी है उनके विरुद्ध भी जल्दी कुछ उग्र आंदोलन करेंगे। मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी रोड पर बने एक कार्टन हाउस के मालिक अजीत सिंह के कमरे में अचानक आग लग गई। इस हादसे में कमरे में रखा राखों का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त कमरे में कोई नहीं था। आग लगने के बाद लपटों को देख स्थानीय लोगों ने मसूरी पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। इस बीच दमकल ऑफिसर सरोकार सिंह ने बताया कि आग लगने की वजह अभी पता नहीं है, लेकिन मामले की जांच की जा रही है कि आखिर आग कैसे लगी। मसूरी में खाद्य पूर्ति विभाग ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत मसूरी नगर पालिका सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मसूरी के विधायक गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने शिरकत की। कार्यक्रम में लोगों को डिजिटल राशन कार्ड बांटे गए। इस दौरान मसूरी के विधायक गणेश जोशी ने लोगों से सरकार की तरफ से वितरित किए जाने वाले राशन से जुड़ी जानकारी ली। ने सभी लोगों को मंच के माध्यम से अवगत कराया कि वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए ये जो बायोमेट्रिक कार्ड है ये हमारा उपयोगी है, क्योंकि इसमें जो डाटा है किसी कंज्यूमर का, उसके परिवार के सदस्यों का, वो डाटा पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे लगा गया है। डिजिटल डाटा है, सारे मेंबर्स जो हैं आधार कार्ड से लिंक हैं। तो ये भी अभी डिस्कशन हुआ था, सूचना सबको दी गई, उपभोक्ता को दी गई कि राशन कार्ड का पीवीसी कार्ड डिजिटल कार्ड का मतलब ये है कि उसके आधार से लिंक है। अब वो व्यक्ति दूसरी जगह अपना राशन कार्ड नहीं बना सकता है। तो डुप्लीकेसी तो यहीं पर खत्म हो गई है। जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी और राशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई तो सरकार की ये व्यवस्था है कि बायोमेट्रिक रूप से राशन बटेगा। बायोमेट्रिक मतलब व्यक्ति जाएगा, उसके परिवार का एक सदस्य जाएगा, वो अंगूठा लगा के अपना राशन प्राप्त करेगा। तो ये हम ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। डुप्लीकेसी खत्म होना ही अपने आप में एक ट्रांसपेरेंसी है। फिर राशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज होगा। तो यहाँ भी हमारी जो कुछ कमियाँ थी उसको सुधारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इससे बहुत संभावना है कि हम लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। और डुप्लीकेसी और जो राशन की आपने बात कही है, कभी इस संभावना ऐसी, इसकी संभावना को हम खारिज कर सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।